जी, अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि लोग केमिस्ट्री को इतना मुश्किल क्यों समझते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा मुश्किल तो अदब होता है। अदब को पढ़ना किसी किसी का काम होता है, इसको समझना। केमिस्ट्री तो मोस्टली लोग समझ जाते हैं। अब मैं जैसे इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर अदब वालों से कहा जाए कि आप ब्यूटी पे कोई शेर कहें तो वो कुछ यूँ कहेंगे, वो मौजे तबस्सुम शगुफ्ता शगुफ्ता, वो भोला सा चेहरा किताबी किताबी, वो सुंबल से गैसू सुनहरे सुनहरे, वो मखमूर आँखें गुलाबी गुलाबी, कफ़े दस्त नाजुक हनाई हनाई, व लब हाय शीरी शहाबी शहाबी, वो बातों में जादू अदाओं में टोना, वो दुज़दीदा नज़रें उकाबी उकाबी, कभी खुश मिजाजी कभी बेनियाजी, अभी होशियारी अभी नीम ख्वाबी, कदम बहके नज़र खोई खोई, वो मखमूर लहजा शराबी शराबी, न हरफ़े तकल्लम न सैयद ख़ातब सरे बज़म लेकिन बहम हम कलामी, इधर चंद आंसू सवाली सवाली, उधर कुछ तबस्सम जवाबी जवाबी, वो सैलाबी खुशबू गुलिस्तां गुलिस्तां, वो सरवे खरामा बहारां बहारां, फ़िरोज़ां फ़िरोज़ां जबी कहकशानी, दरख्शां दरख्शां नज़र महताबी, न होंठों पे सुर्खी न आँखों में काजल, न हाथों में कंगन न पैरों में पायल, मगर हुस्न सादा मिसाली मिसाली, जवाब शुमाइल फ़कत लाजवाबी। अब देखें अदब वालों ने कितनी मुश्किल से किसी की खूबसूरती को बयान किया है। अब कोई हम केमिस्ट्री वालों से कहे जी आप खूबसूरती को बयान करें, हम कहेंगे द पर्सन विच इज़ द फुल ऑफ बेरिलियम अयूरम एंड टाइटेनियम। अयूरम गोल्ड का सिंबल होता है, वैसे हम यूँ भी कह सकते हैं जो इंसान बेरिलियम गोल्ड और टाइटेनियम से भरा हुआ हो वो खूबसूरत होता है, और यही खूबसूरती की तारीफ़ है। दैट इज़ नोन एज ब्यूटीफुल। BE बेरिलियम, AU अयूरम, TI टाइटेनियम। द पर्सन विच इज़ फुल ऑफ बेरिलियम अयूरम एंड टाइटेनियम इज़ कॉल्ड ब्यूटीफुल। कितनी सिंपल और सादा सी डेफिनेशन है हमारे केमिस्ट्री वालों के यहाँ खूबसूरत इंसान की, और अदब वाले कितनी मुश्किल तारीफ़ करते हैं। चलें जी, ये आज का हमारा जॉक हो गया। ये जॉक समझ लें पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स के ही हवाले से था। ऐसे छोटे छोटे जोक वैसे आने चाहिए सबको जी। आज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन, कल से हम पढ़ रहे थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन पीरियडिक टेबल। आज हम उसका दूसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक साइज के बाद, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का लफ्ज़ फिज़िक्स वाले भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री वाले भी यूज़ करते हैं, तो हम अपनी केमिस्ट्री के लिहाज से डिफ़ाइन करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound valence electron of isolated neutral gaseous atom or molecule to produce positive ion. It is called ionization energy. किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, रिमूव करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको पुरानी किताबों में आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा जाता था, अब भी इस्तेमाल किया जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम भी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है जी। अच्छा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा जी, अब इसके यूनिट की अगर बात करें तो फिज़िक्स वाले अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली सारी बात मोल में की जाती है, और जो एनर्जी का यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो किलो जूल या किलो कैलोरीज इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से केमिस्ट्री के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे वो किलो जूल पर मोल होंगे या किलो कैलोरीज पर मोल होंगे।
ठीक है जी, ये यूनिट की बात होगी। नेक्स्ट बात होगी इसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सेकंड इलेक्ट्रॉन, उसी में से जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लिया जाए किसी एटम में से, तो उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और हमेशा सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इन द सेम वे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना हो तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 738 किलो जूल पर मोल। तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है, इसको हम यूनी पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं। अब इस यूनी पॉजिटिव आयन में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो एनर्जी की अमाउंट पहली एनर्जी के मुकाबले में तकरीबन डबल हो जाती है, 1451 किलो जूल पर मोल। अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो फिर एनर्जी डबल की बजाय ट्रिपल तक चली जाती है जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड। अलॉन्ग द पीरियड जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अलॉन्ग द ग्रुप जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसकी रीज़न क्या है वो आगे जाके हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब ये अलॉन्ग द ग्रुप पीरियड जो ये ट्रेंड हम बताते हैं, ये हम जर्नल ट्रेंड बताते हैं, वरना इर्रेगुलरिटीज़ भी हैं, तरतीब से इंक्रीज़ नहीं करती, कहीं पे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, फिर डिक्रीज़ कर जाती है, फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। उसमें क्या क्या रीज़न्स हैं वो हम सारी आपके सामने पेश करेंगे। एक्सेप्शन टू दिस ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स, यानी कि जो सेकंड ए ग्रुप है और 5A ग्रुप है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है उससे पहले वाले ग्रुप के मुकाबले में। जैसे कि फर्स्ट ए की एनर्जी कम होगी, सेकंड ए की ज़्यादा होगी, फिर थर्ड ए की कम होगी, 5A की, 4A की कम होगी, फिर इसके बाद 5A की फिर और ज़्यादा हो जाएगी, फिर जो है वो सब 8A की एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, तो इस वजह से इर्रेगुलर ट्रेंड है, पहले एनर्जी इंक्रीज़ होती है फिर कम हो जाती है पीरियड्स में, फिर इंक्रीज़ होती है फिर कम हो जाती है। इसकी रीज़न और लॉजिक क्या है अब हम टेबल के अंदर देखते हैं, फिर हम आपको रीज़न भी बताते हैं। अब आपके सामने जो टेबल है, हमने सिर्फ एक यहाँ पे पीरियड शो किया है, थर्ड पीरियड्स, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन है। इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पे, वरना इनकी 7 तक आयोनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज़ दी हुई हैं। जो ट्रेंड हम फर्स्ट का देख लेंगे वही बाकी का भी यही सेम ट्रेंड होगा। अच्छा जी, सोडियम की एनर्जी जो है 496 किलो जूल पर मोल है, मैग्नीशियम की 738 किलो जूल पर मोल है, एलुमिनियम की 578 किलो जूल पर मोल है, और सिलिकॉन की 787 किलो जूल पर मोल, फास्फोरस की 1012 किलो जूल पर मोल, सल्फ़र की 1000 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन की 1251 किलो जूल पर मोल, आर्गन की 1520 किलो जूल पर मोल है। अब आप एक बात आपको नज़र आ रही होगी कि सोडियम से मैग्नीशियम तक जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, फिर एलुमिनियम की तरफ चलें तो फिर डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है, फिर सिलिकॉन पे आएँ तो फिर थोड़ी सी इंक्रीज़ कर जाती है, और फास्फोरस पे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है सल्फ़र तक, फिर क्लोरीन से आर्गन तक इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये इर्रेगुलर ट्रेंड्स है। अब इसमें जो इर्रेगुलर ट्रेंड्स हैं इसका हम बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं कि सोडियम की मैग्नीशियम के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम के मुकाबले में क्यों ज़्यादा है। हम एक कंसेप्ट बताते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि जिन एटम्स के सब शेल जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे या फिर हाफ फिल्ड होंगे वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, और जिनके सब शेल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना, रिमूव करवाना भी मुश्किल होता है, और उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना भी मुश्किल होता है।
अगर हम रिमूव करवाएंगे तब भी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी, और जब हम ऐड करवाएंगे तब भी एनर्जी पॉजिटिव में आएगी। अच्छा जी, जब हम मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो एनर्जी ज़्यादा है कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो इसके वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है। वो जो एस ऑर्बिटल है या एस सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसका मतलब एस सब शेल जो है इसका मैग्नीशियम का वो कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। नेक्स्ट अगर मूव करें तो एल्यूमिनियम की तरफ आएँ, जो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पी ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पी ऑर्बिटल जो है इसका पार्शली फिल्ड है, ना हाफ फिल्ड है ना कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसमें एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो ये मेटल्स हैं, ठीक है जी। तो मेटल्स के अंदर ये ट्रेंड है कि सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ इंक्रीज़ होता है, फिर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ डिक्रीज़ होता है। फिर सिलिकॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि सिलिकॉन मेटलॉइड्स है। अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स या मेटलाइड्स का आपस में कंपैरिजन करें तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो मेटल्स की होती है, फिर मेटलाइड्स की, और फिर सबसे ज़्यादा होती है नॉन मेटल्स की। यानी यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तो प्योर मेटल्स हैं, सिलिकॉन मेटलाइड्स हैं, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन जो है वो नॉन मेटल्स हैं। और फास्फोरस से लेकर आर्गन की तरफ नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होता है। जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाना भी ज़्यादा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है जी। इसमें जो फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन के बाद बहुत ज़्यादा, फिर सल्फ़र की कम है। सल्फ़र तो हालांकि नॉन मेटल ज़्यादा फास्फोरस के मुकाबले में, तो सल्फ़र की ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी रीज़न ये है कि फास्फोरस का ताल्लुक़ 5A ग्रुप के साथ है और उसके पी ऑर्बिटल के अंदर, पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो 3 दैट इज़ द हाफ ऑफ द 6। तो पी ऑर्बिटल जो है वो फास्फोरस का वो हाफ फील्ड है, तो एक्स्ट्रा स्टेबल है। जो एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से भी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। फिर अगर आखिर में चले जाएं हम आर्गन की तरफ, तो आर्गन जो है इसको ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है कि ज़ीरो वैलेंसी शो करते हैं। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। वो इसकी वजह यह है कि इनका वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 मुकम्मल होते हैं, पी में 6 आ सकते हैं तो 6 मुकम्मल होते हैं। तो एस ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, पी ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इनके सब शेल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। तो इस वजह से नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों के अंदर ये ग्राफ शो किया हुआ है। ये पीरियड्स का ग्राफ है बेसिकली, तकरीबन के एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर हैं और वाई एक्सिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसमें डिफरेंट पीरियड्स शो किए हुए हैं कि सबसे पहला पीरियड जो है वो हाइड्रोजन से शुरू होता है और हीलियम पे ख़त्म होता है, कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, फिर हीलियम की ज़्यादा होती है। फिर सेकंड पीरियड लिथियम से स्टार्ट होता है और नियान पे ख़त्म होता है, तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और नियान की सबसे ज़्यादा होती है। तो सारे ग्राफ के अंदर आपको नोबल गैसेस जो हैं वो टॉप पे मिलेंगी, ठीक है जी। अब सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो पीरियड के अंदर नोबल गैसेस की ही होगी ओवरऑल जो है, ठीक है। और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो अल्कली मेटल्स की होगी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें ये भी पता चलता है कि कौन से एलिमेंट जो हैं वो मोस्ट मेटेलिक इन करैक्टर हैं और कौन से एलिमेंट जो हैं मोस्ट नॉन मेटेलिक इन करैक्टर हैं। तो आयोनाइजेशन जो है ये मेजरमेंट भी है मेटेलिक करैक्टर और नॉन मेटेलिक करैक्टर की। जो एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देंगे वो ज़्यादा मेटेलिक इन करैक्टर होंगे, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मुश्किल के साथ, डिफ़िकल्टी के साथ लूज़ करेंगे, उनका मेटेलिक करैक्टर कम हो जाता है और नॉन मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो हमें पता है कि नोबल गैसेस सारे ही नॉन मेटल्स हैं और लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम जो हैं ये मेटेलिक करैक्टर रखती हैं और ये मोस्ट मेटेलिक करैक्टर रखती हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, हैं जी। इसमें थोड़ा सा ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करेंगे जी। फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें 3 फैक्टर्स को हम लेकर चलेंगे। साइज़ ऑफ न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज भी लिख सकते हैं, सिंपल न्यूक्लियर चार्ज भी लिखा जा सकता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। इस वजह से वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। तो न्यूक्लियर चार्ज का हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जो है वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है और शेल कांस्टेंट रहते हैं, तो इस वजह से लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। अच्छा जी, टॉप टू बॉटम आते हुए जो है वो क्या न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ता? जी बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन साथ में सक्सेसिवली शेल भी बढ़ रहे होते हैं, तो इस वजह से शेल बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। जिस साइज़ ऑफ एटम्स की बात करें तो हमें पता है कि एटम का साइज़ जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो इस वजह से टॉप टू बॉटम आते हुए पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करेगी क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। वजह यह है कि इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन होती है एक, तो दूसरा ये होता है कि जब वो अपने इनर शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, तो एक स्क्रीनिंग बना देते हैं, एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जितने शेल ज़्यादा, इनर शेल ज़्यादा होंगे, वैलेंस शेल के अंदर वाले जितने भी शेल होंगे वो सारे इनर शेल्स कहलाते हैं। जितने इनर शेल ज़्यादा होंगे उतनी शील्डिंग ज़्यादा होगी, और जितनी शील्डिंग ज़्यादा होगी उतना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होती चली जाएगी। हम इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान हो जाता है विद द इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट आप पीरियोडिक ट्रेंड ग्राफिकली देख लिया आपने। अब पीरियड्स पीरियोडिक टेबल में भी देख लें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, और टॉप टू बॉटम आते हुए डिक्रीज़ करेगी, और बॉटम टू टॉप जाते हुए इंक्रीज़ करेगी। और दूसरी तरफ जो है हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर इन्हांस होता है, इंक्रीज़ करता है, और बिल्कुल लेफ़्ट बॉटम पे मोस्ट मेटेलिक इन करैक्टर वाले एलिमेंट्स हैं, और टॉप राइट पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से मोस्ट मेटेलिक से मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की तरफ भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है जी? बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी का अपोजिट जो हम डेफिनेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द न्यूट्रल गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है जी। अब इसमें वहाँ पे तो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी जो है वो हमेशा ही एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे लिबरेट भी हो सकती है, रिलीज़ भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। वह ज़्यादातर आपको नेट पे विकीपीडिया पे जो डेफिनेशन मिलेगी वो वहाँ पे सिर्फ लिबरेटेड ही लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं लिखा हुआ। ठीक है जी, वो डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें लिबरेटेड और एब्जॉर्ब दोनों ही लफ्ज़ लिखे हुए हैं, और लिबरेटेड और एब्जॉर्ब ही ज़्यादा सही टर्म है। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हुए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हुए कहीं पे ज़्यादातर, वैसे मोस्ट केसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है, लेकिन कहीं पे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वो हम केसेस आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें
Electron affinity of atoms are difficult to measure, hence the values are available for only few chemical elements, chiefly the halogens. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को विद रिस्पेक्ट टू सिंगल एटम मैयर करना, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ऐसे ही हैं कि उनको मैयर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए चंद एक की अवेलेबल होती हैं। ज़्यादातर ये वैल्यू जो निकाली जाती हैं वो कंपाउंड्स के रिस्पेक्ट से निकाली जाती हैं। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एलिमेंट इज़ द मैयर ऑफ दैट एलिमेंट टेंडेंसी टू एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो केमिकल रिएक्शन के दौरान नज़र आती है, वो देखने को भी मिल जाती है हमें। हम रिएक्शन जब करवा रहे होते हैं कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ से डाटा जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मैयर नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्तलिफ बुक में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का वैल्यूज़ का डाटा और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का डाटा आपको थोड़ा बहुत वेरी मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ऑक्सीजन के अंदर हम एग्जांपल के हवाले से अगर समझाएं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। जब उसी यूनी नेगेटिव आयन के अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं तो फिर 780 किलो जूल एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो एक बात तो यहाँ पक्की है कि ज़्यादातर केसेस में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, तो उसको हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन इसकी क्या वजूहात हैं बेसिकली, क्योंकि जब हम यूनी नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो चार्जेस सेम होने की वजह से दोनों चार्जेस जो हैं नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है। इस रिपल्जन पे ओवरकम करने के लिए वो हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द रीज़न सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल शो पॉजिटिव वैल्यूज़। ठीक है जी। अब यह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कुछ हैलोजेंस के हवाले से अगर हम समझाएं तो फर्स्ट ईयर में भी हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। फ्लोरीन -348 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन -364 किलो जूल पर मोल, ब्रोमीन 342 किलो जूल पर मोल, आयोडीन -314 किलो जूल पर मोल होती है एनर्जी। अब इसमें थोड़ा से रेगुलर ट्रेंड देख लें। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, फ्लोरीन की कम है और क्लोरीन की थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ मैं कम लफ्ज़ बोल रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा बोल रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो नेगेटिव जितनी ज़्यादा होती है वो कम होती है, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव में ज़्यादा होगी तो आपने उसको वहाँ पर ज़्यादा या इंक्रीज़ का लफ्ज़ लगाना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जब नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपने उसको वहाँ भी इंक्रीज़ का लफ्ज़ लगाना है। ठीक है जी। तो हम कहेंगे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज़्यादा है, फ्लोरीन की कम है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये होती है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो जो फ्लोरीन के पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो रिपल्जन की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन क्लोरीन का साइज़ कंपैरेटिवली फ्लोरीन से बड़ा होता है। इस वजह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना कंपैरेटिवली फ्लोरीन के मुकाबले में थोड़ा सा आसान होता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाता है तो शेल रिलैक्स करते हैं, जब शेल रिलैक्स करते हैं तो वो एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज़ कर रहे होते हैं जी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव क्यों होती है, इसकी वजह बताएं। हम इसकी वजह पहले भी बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है फर्स्ट तो फिर क्या होता है, बेसिकली उस वक्त तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके मुकाबले में कम हो जाएगी, तो शेल रिलैक्स करते हैं। जो जब शेल रिलैक्स करते हैं, न्यूक्लियस से थोड़े से दूर हो जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हुए जो सेम चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इस रिपल्जन पे ओवरकम करने के लिए तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ये इसका कंसेप्ट था। अब प्रेडिक्ट ट्रेंड की बात करेंगे तो जो प्रेडिक्ट ट्रेंड वहाँ पे हमने पढ़ा आयोनाइजेशन एनर्जी में, और वही सेम प्रेडिक्ट ट्रेंड आपको हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ करती है।
लेकिन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ डिक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव वैल्यू के साथ, नेगेटिव साइन के साथ डिक्रीज़ करती है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। वजह उसमें भी वही है जो यहाँ भी शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कर रहा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कमज़ोर हो रही होती है, जिसकी वजह से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, उस पर होल्ड करके रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ग्रुप्स के अंदर, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। अक्रॉस द पीरियड्स की बात करें तो क्रॉस द पीरियड जो है वो एटम का साइज़ कम होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो स्ट्रांगली हेल्ड हो जाता है वैलेंस शेल के अंदर, जिसकी वजह से शेल जो है वो थोड़े से रिलैक्स भी करते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करती है। ठीक है जी, अब हम दोनों ही चीज़ें एक ही टेबल में समझाने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए इंक्रीज़ कर रही हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज़ करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ इंक्रीज़ करेगी। सिमिलरली टॉप टू बॉटम आते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है, पॉजिटिव वैल्यू के साथ कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन के साथ कम होगी। ये प्रेडिक्ट ट्रेंड है के हवाले से हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा इसमें इर्रेगुलर ट्रेंड भी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, पीरियड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो पीरियड्स में हम सेकंड पीरियड को ले लेते हैं। जैसे लिथियम है, इसकी -60 किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बेरिलियम की जो है वो कहते हैं ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से ज़्यादा का मतलब पॉजिटिव में है। बोरान की -27, कार्बन की -122, नाइट्रोजन की ग्रेटर दैन 10, इसका मतलब इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव में है, नाइट्रोजन की भी। फिर ऑक्सीजन की भी नेगेटिव में है, फ्लोरीन की भी नेगेटिव में है, फिर नियॉन की ग्रेटर दैन पॉजिटिव, इसका मतलब है इसकी भी पॉजिटिव में है। तो हमने 3 ग्रुप ऐसे देखे हैं जिसमें सेकंड ए ग्रुप बेरिलियम में आ गया, बेरिलियम आ गया उसमें, और थर्ड 5A नाइट्रोजन और 8A में हैलोजन्स। तो सेकंड ए, 5A और 8A में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फ़र्स्ट वैल्यू ही पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों है? वरना हमने तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पढ़ी है कि ये नेगेटिव में होती है। इसलिए डेफिनेशन जब भी बताते हैं तो हम कहते हैं एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज़ भी हो सकती है, दोनों वर्डिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी वजह वही है जो मैंने इलेक्ट्रॉन एनर्जी में बताई है कि बेरिलियम का जो एस सब शेल होता है वैलेंस शेल का, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना या ऐड करना मुश्किल होता है। जिनके वैलेंस शेल के सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं या हाफ फिल्ड होते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी मुश्किल होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन उनसे रिमूव करवाना भी मुश्किल होता है। सिमिलरली जिस तरह नाइट्रोजन के वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका p ऑर्बिटल जो p सब शेल जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन से मुराद ये है कि p सब शेल जो है नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी तरह हम हैलोजन्स की तरफ आएँ तो हैलोजन्स के बारे में हम सारे ही जानते हैं कि हैलोजन्स के वैलेंस शेल में जो p ऑर्बिटल, ये p सब शेल्स होते हैं, p सब शेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, और कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये कभी भी पसंद नहीं करेगा, कभी भी लाइक नहीं करेगा कि मेरे पास कोई और इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी ही स्टेबल है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कल हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।